नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। मालदीव में भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग हुई तेज। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने 15 मार्च तक का दिया समय। मामले के लिए बनाया गया उच्च स्तरीय कोर ग्रुप। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जीएम फसलों की जैव सुरक्षा पर किया सवाल। जीएम सरसों को मंजूरी देने का है मामला। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति देती है जीएम जीवों और उत्पादों को मंजूरी। और पीएम जन मन योजना के तहत जारी हुई 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त। ग्रामीण आवास के लिए 1 लाख लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। 15 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा जयंती पर हुई थी योजना की घोषणा। आइए खबरों की शुरुआत करें। भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मालदीव की सरकार ने ऐसा कहा है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने जब से मालदीव की कमान संभाली है, तब से इनको मालदीव में भारतीय सैनिकों की प्रेजेंस आंखों में चुभ रही थी और पिछले 2 महीने से यह भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की मांग कर रहे थे। मालदीव में पिछले साल हमने इंडिया आउट स्लोगन और पोस्टरबाजी भी देखी, लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के दौरे पर चले गए। चीन से आने के ठीक बाद मोहम्मद मोइजू ने भारत से अपने सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक वापस बुलाने के लिए कह दिया है। फिलहाल मालदीव और भारत ने सैनिकों की वापसी पर बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया है। तो चलिए समझते हैं कि मोइजू भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने पर क्यों जोर दे रहे हैं और आखिर भारतीय सैनिक मालदीव पर क्यों तैनात हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कुल कितने सैनिक तैनात हैं मालदीव की जमीन पर। मालदीव की चिंता देखकर तो लगता है कि भारत के कम से कम 1000-10,000 सैनिक मालदीव में होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव में भारतीय सैनिकों की कोई बड़ी टुकड़ी मौजूद नहीं है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मालदीव में कुल 88 भारतीय सैन्यकर्मी मौजूद हैं। भारतीय सैनिकों को मालदीव के सैनिकों को युद्ध और बचाव सहायता कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए मालदीव भेजा गया है। मालदीव और भारत के विश्लेषकों का कहना है कि इंडिया आउट अभियान ने मालदीव में इन सैनिकों की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और उनकी उपस्थिति को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में बताया गया है। आप ये भी समझिए कि ऐसा नहीं है कि ये भारतीय सैनिक हाल ही में भेजे गए थे। भारत और मालदीव के बीच रक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। आपको बता दें कि 1988 में मालदीव के राष्ट्रपति थे मौमून अब्दुल गयूम। इनकी सरकार की तख्ता पलट की कोशिश हुई थी। इन्होंने भारत से मदद मांगी थी। फिर तख्ता पलट की कोशिश को विफल करने के लिए भारत के सैनिकों ने एक सैन्य अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन में भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रपति को सुरक्षित किया और तुरंत विद्रोहियों को पकड़ लिया था। इस ऑपरेशन की मालदीव में काफी तारीफ हुई थी। 2013 में अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम राष्ट्रपति बने थे। इनकी पार्टी चीन की राष्ट्र समर्थक थी। तभी से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जीएम फसलों की जैव सुरक्षा पर सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की जैव सुरक्षा पर अदालत द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति यानी टीईसी की रिपोर्ट पर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी द्वारा ध्यान क्यों नहीं दिया गया। खबर समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति क्या है। देखिए, जीईएसी एक सरकारी एजेंसी है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करती है। यह एजेंसी पर्यावरण के लिए आमतौर पर खतरनाक माने जाने वाले जीएम जीवों और उत्पादों को मंजूरी देती है। मतलब अगर वैज्ञानिक कोई जीएम फसल बनाते हैं तो यह समिति इस फसल के फायदे और नुकसान का आकलन करेगी और फिर इस पर अपनी सिफारिश देगी। दरअसल यह मामला ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH11 का है। कुछ समय पहले सरकारी एजेंसी जीईएसी ने ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH11 की पर्यावरणीय रिलीज को मंजूरी दी थी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी संगठन की अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। केस में न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी से पूछा कि क्या जीईएसी ने ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH11 की
पर्यावरणीय रिलीज को मंजूरी देने के अक्टूबर 2022 के फैसले से पहले टीईसी की रिपोर्ट पर विचार किया था। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जीएम उत्पादों को मंजूरी एक व्यापक, पारदर्शी और कठोर जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दी जानी चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि चर्चा में रही सरसों की संकर प्रजाति DMH11 क्या है। देखिए, ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड DMH11 को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है। DMH11 में बैसिलस एमाइलोलिकफेशियंस नामक मिट्टी के जीवाणु से अलग किए गए 2 विदेशी जीन शामिल हैं। DMH11 अपनी अधिक उपज देने के लिए जाना जाता है। ऐसा दावा किया गया है कि क्षेत्रीय परीक्षणों में DMH11 ने अन्य सरसों की प्रजाति की तुलना में औसतन 28% अधिक उपज पैदा की है। हमने आपको पहले ही भी बताया कि 2022 में GEAC ने DMH11 को किसानों की व्यावसायिक खेती के लिए हरी झंडी दे दी थी। इसका मतलब है कि अब DMH11 के बीज सामग्री का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। लेकिन विभिन्न पर्यावरण हितैषी समूहों द्वारा सामान्य तौर पर GM फसलों का विरोध किया जाता है। ऐसी फसलों को पर्यावरण के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता और मानव स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक माना जाता है। GM सरसों के मामले में भी 2 चिंताएं व्यक्त की गई। पहली चिंता ये कि इसमें एक ऐसा जीन है जो GM सरसों के पौधों को ग्लूफोसिनेट अमोनियम के प्रति सहनशील बनाता है। यह खरपतवार को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। दूसरी चिंता यह है कि GM सरसों से मधुमक्खियों की आबादी को खतरा हो सकता है। हालांकि GEAC के द्वारा कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच के आधार पर ऐसा संभव नहीं लगता कि GM सरसों मधुमक्खियों और अन्य परागणकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। तो सवाल अब ये उठता है कि GEAC ने इस फसल को मंजूरी क्यों दी। देखिए, मंजूरी देने का एक कारण भारत का बढ़ता खाद्य तेल आयात बिल हो सकता है। देश सालाना केवल 8.5 से 9 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन करता है, जबकि 14 से 14.5 मिलियन टन का आयात करता है। इस आयात के लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में $18.99 बिलियन का भुगतान किया गया था। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में खाद्य तेल की जबरदस्त मांग है और इस मांग को पूरा करने के लिए देश में उगाई गई सरसों पर्याप्त नहीं है। अब 2 रास्ते हैं, या तो GM सरसों का उपयोग किया जाए ताकि उत्पादन बढ़ जाए, या फिर तेल को विदेशों से आयात करते रहें और अरबों डॉलर का खर्च करते रहें। लेकिन GM फसलों के जैव खतरों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेंट करके बताइए इस मामले पर आपकी राय क्या है। देश तभी विकसित हो सकता है जब विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। हर किसी को, यहां तक कि सबसे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी योजनाओं का लाभ मिलेगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। दरअसल मोदी जी ने एक खास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। ये योजना है PM जन मन। इस योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का बजट पिछले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ गया है और आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 2.5 गुना बढ़ गई है। चलिए समझते हैं PM जनमन क्या है और इससे किनको लाभ मिलेगा। पिछले साल नवंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारी भरकम 24,104 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी आदिवासी कल्याण योजना को मंजूरी दी थी। इस आदिवासी कल्याण योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी PM जनमन योजना। यह योजना बेहद खास है। क्यों है? क्योंकि यह योजना भारत की केंद्रीय योजनाओं में से सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इसकी एक बात और खास है, वो है एक्सपेंडिचर के मामले में आदिवासी समुदाय को टारगेट करने वाली यह सबसे बड़ी योजना है। इस योजना में टारगेट किया गया है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को, यानी PVTGs को। देखिए, बात शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की या फिर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति की, जनजातीय समूह लगभग हर मामले में देश का सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है और इस वर्ग में भी सबसे पिछड़ा वर्ग है PVTG। इस योजना का मकसद इन्हीं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को कई सुविधाएं प्रदान करना है। इन सुविधाओं में आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर शामिल हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार यह योजना 4.9 लाख पक्के मकान उपलब्ध कराएगी
जिसमें हर घर की लागत 2.39 लाख रुपए होगी। इसके साथ ही इस योजना में 500 छात्रावास, 2500 आंगनबाड़ी केंद्र, 3000 गांवों में मोबाइल टावर लगाना और 8000 किलोमीटर की सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है। खर्चे की बात करें तो इस योजना में केंद्र सरकार का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपए है और राज्य 8,768 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। इस योजना को अंजाम देने के लिए सरकार के 9 मंत्रालय शामिल होंगे। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर इस योजना की घोषणा की थी। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह घोषणा बिरसा मुंडा के जन्म स्थान यानी झारखंड के खूंटी जिले में की गई थी। चलिए अब समझते हैं कि इस योजना में टारगेट किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी क्या होते हैं। देखिए, पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजी भारत में फैली जनजातियों के ऐसे समूह हैं जो अन्य जनजातियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पिछड़े हैं और अत्यधिक संवेदनशील हैं। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 75 आदिवासी समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है और कुल पीवीटीजी की जनसंख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। यानी पीवीटीजी को आप अनुसूचित जनजातियों में भी अल्पसंख्यक या पिछड़ा कह सकते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में पीवीटीजी की सबसे बड़ी आबादी रहती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पीवीटीजी की सबसे ज्यादा संख्या है, जबकि राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा में एक एक पीवीटीजी ग्रुप है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 5 पीवीटीजी ग्रुप हैं। इनके नाम है ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंग, सेंटिनलीज और शोम्पेन। राजस्थान में निवास करने वाले पीवीटीजी सहरिया की जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेंटिनलीज और ग्रेट अंडमानीज की संख्या सबसे कम। ये क्रमशः 39 और 43 ही हैं। पीवीटीजी की विशेषताओं की बात करें तो ये आज भी अति प्राचीन नॉन मॉडर्न कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। यह सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संकेतकों में काफी पिछड़े हैं। इनमें लिखित भाषा की अनुपस्थिति है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। मैं आपसे 6 पॉइंट्स शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, गुआम द्वीप में पाए जाने वाले ब्राउन ट्री सांप ने यहां के स्थानीय पक्षियों की 25 प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। दूसरा, उत्तरी अमेरिका के यूरोपियन शोर क्रेब ने न्यू इंग्लैंड और कनाडा में वाणिज्यिक शेलफिश बेड को नष्ट कर दिया। तीसरा, मध्य अमेरिका की चिट्रिड फंगस ने उभयचरों की गंभीर वैश्विक गिरावट में योगदान दिया। चौथा, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की लिटिल फायर एंट जंगल के तल पर रहने वाले और पत्ती चबाने वाले जीवों की विलुप्ति का कारण बने। पांचवा, विक्टोरिया झील में पाई जाने वाली नील पर्च ने कई स्थानिक मछली प्रजातियों को नष्ट कर दिया। और छठवां, ऑस्ट्रेलिया की बफेल घास ने सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंच को प्रतिबंधित किया है। आपने इन सारे पॉइंट्स को सुन लिया होगा और आप समझ रहे होंगे कि इन सारे पॉइंट्स में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है आक्रामक प्रजातियां। दरअसल कुछ समय पहले इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने विदेशी आक्रामक प्रजातियां और लोगों व जैव विविधता पर उसके प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के निष्कर्ष बहुत चिंताजनक हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले समय में भी आक्रामक प्रजातियों की नए क्षेत्रों में दखल बढ़ती रहेगी और यह दखल प्रकृति पर इतना गहरा प्रभाव डालेगी कि उसे ठीक कर पाना संभव नहीं होगा। देखिए, एक बात समझिए, सभी जीव जंतुओं का, यहां तक कि मनुष्यों का भी अपना आवास बदलते रहना एक सामान्य सी घटना है। प्रजातियों के आवास बदलने में मनुष्यों का भी हाथ होता है, लेकिन आवास बदलते रहने की दर अगर बहुत तेज गति से बढ़ जाए तो इसको जैविक हमला कहते हैं और ये प्रजातियां आक्रामक प्रजातियां कहलाती हैं। ये प्रजातियां इतनी तेजी से फैलती हैं कि लगता है कि इन्होंने उस क्षेत्र में अटैक कर दिया है। आक्रामक प्रजातियां अपने मूल पारिस्थितिकी तंत्र से दूर बहुत तेजी से फैलती हैं, अधिक क्षेत्रों को अपनी रेंज में लेती हैं और नए क्षेत्र में बदलाव कर देसी प्रजातियों को बेदखल कर देती हैं। आप इन जैविक हमलों को हल्के में मत लीजिएगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रकृति को नष्ट करने वाले कुल 5 प्रमुख खतरे हैं। उनमें भूमि और समुद्र के उपयोग में परिवर्तन, जीवों का प्रत्यक्ष शोषण, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, और 5वां खतरा है जैविक हमला। धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं बची है जो जैविक आक्रमण से अछूती हो। यह हजारों प्रजातियों को विलुप्ति की ओर ले जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मानव गतिविधियों ने करीब 37,000 आक्रामक प्रजातियों को पूरी दुनिया में फैला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रजातियों में 3,500 को आक्रामक विदेशी प्रजाति के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।
आक्रामक विदेशी प्रजातियां जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा होती हैं। इसको आप डेटा से समझ लीजिए। कम से कम 218 आक्रामक विदेशी प्रजातियां 1200 से अधिक स्थानीय प्रजातियों की विलुप्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। दर्ज की गई कुल वैश्विक विलुप्तियों में से 60% में आक्रामक विदेशी प्रजातियों ने अकेले या परिवर्तन के अन्य चालकों के साथ योगदान दिया है। आक्रामक प्रजातियों का आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। आक्रामक प्रजातियां न केवल स्थानीय इकोसिस्टम को बदल देती हैं, बल्कि जल, जीव विज्ञान और मिट्टी की सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं। इससे स्थानीय आजीविका कठिन हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन यापन के लिए इसी इकोसिस्टम पर निर्भर हैं। 2019 में जैविक आक्रमण की अनुमानित वैश्विक आर्थिक लागत करीब $423 बिलियन दर्ज की गई थी। 85% मामलों में आक्रामक विदेशी प्रजातियां जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही उस क्षण की याद में भी मनाया जाता है जब लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। आपको बता दें कि इस वर्ष 76वें सेना दिवस समारोह का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। यह दूसरा मौका है जब राष्ट्रीय राजधानी के बाहर समारोह को आयोजित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास और विरासत को ध्यान में रखते हुए विस्फोट गतिविधियों के खिलाफ इसकी सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए। आपको बता दें, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसे 7वीं शताब्दी के करीब स्थानीय मोरी राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित माना जाता है। अपने निर्माण के बाद से 16वीं शताब्दी तक यह सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। अपने लंबे इतिहास में इस किले ने 3 बड़े आक्रमणकारियों का सामना किया। उसमें अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर के नाम शामिल हैं। इसे 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। इसके साथ ही यह अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया है। आपको बता दें कि इस देश को केप वर्डे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसमें 10 द्वीप और 5 टापू शामिल हैं, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट पर स्थित हैं। इसकी राजधानी प्राय है तथा अफ्रीकी महाद्वीप से सबसे निकटतम बिंदु सेनेगल है। हाल ही में हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाले हिमालयन वुल्फ का पहली बार IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा मूल्यांकन किया गया, जिसके बाद इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही IUCN ने इस आकलन में हिमालयन वुल्फ के क्षेत्र, विस्तार और आवास की गुणवत्ता में गिरावट के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि इसे तिब्बती भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल, भारत और तिब्बती पठार की हिमालयन श्रृंखला में पाया जाता है। इनकी कुछ आबादी उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों में भी है। रेड लिस्ट के अलावा यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल है। ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में महानदी बेसिन ब्लॉक में 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में विस्तृत है। इसका कुछ भाग झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे से हिस्से तक फैला है। यह उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों से, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट से और पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला से घिरा है। भौगोलिक दृष्टि से इसे 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, अर्थात उत्तरी पठार, पूर्वी घाट, तटीय मैदान और केंद्रीय तालिका भूमि। यदि महानदी की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 851 किलोमीटर तक बहती है। अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? काबो वर्डे, अल्जीरिया, मॉरिशस या फिर सेशल्स? अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले हिमालयन वुल्फ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसको IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया। यह नेपाल, भारत और तिब्बती पठार की हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही या फिर दोनों कथन गलत हैं। चलिए अब देखते हैं कल बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, आकाश मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित की गई है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना था। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी दोनों कथन सही हैं।
फिर अगला सवाल मैंने पूछा था, चर्चा में रहे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस नीति से संबंधित गलत विकल्प को चुनना है। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की स्थापना अमेरिका के 1974 के व्यापार अधिनियम द्वारा 1 जनवरी 1976 को हुई थी। जीएसपी एक अमेरिकी व्यापार कार्यक्रम है। इसके तहत अमेरिका में विकासशील देशों के उत्पादों को ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है। भारत वर्तमान में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस नीति का हिस्सा है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, क्योंकि भारत वर्तमान में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस नीति का हिस्सा नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।